युवा साथियों, आज मैं जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं वह आपके जीवन के लिए, आपकी प्रगति के लिए, आपके बाद आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके परिवार के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आज आप लोगों ने समझौता कर लिया, कमियों से समझौता, तो निश्चित रूप से आगे जाकर आप न अपने लिए न अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि 1970 के दशक से जब देश को स्वतंत्र हुए बमुश्किल 25 साल होने जा रहे थे, तब से ही 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा गूंजने लगा था और इस नारे को और अधिक बुलंदी पर पहुंचाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सबने, किसी एक राजनीतिक दल की बात तो नहीं की जा सकती, सबने उस नारे को दोहराया और तो और सामाजिक संस्थानों ने, धार्मिक संस्थानों ने, जन जागृति के क्षेत्र में काम कर रहे भिन्न भिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने भी 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा लगाना शुरू कर दिया। किंतु 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा लगभग समाप्त होने जा रहा है। हम जिन लोगों के भरोसे, जिस पीढ़ी के भरोसे 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की परिकल्पना किए थे, उस पीढ़ी का भविष्य पूर्णतः निचले पायदान पर पहुंच चुका है, बल्कि रौंदा जा चुका है। इन परिस्थितियों में हम 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का स्वप्न कैसे साकार कर सकते हैं? बहुत चिंतनीय विषय है। आप सभी लोग जानते होंगे, बीपीओ अर्थात बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ अर्थात नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यह आज नहीं, बहुत लंबे समय से चले आ रहा। इसके इतिहास को बहुत अधिक खंगालने की जरूरत नहीं है। जिस कार्य विशेष की कंपनी के पास में अंशकालिक कार्य को संपादित करने के लिए कोई टीम नहीं होती थी, वह उस अंशकालिक कार्य को किसी दूसरी कंपनी जो कि उस कार्य में पारंगत होती थी उसका सहारा लेकर पूरा करती थी। और जिस कंपनी का सहारा लेके वो काम किया जाता था वो आउटसोर्सिंग कंपनी कहलाती थी। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक सिस्टम था। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी जिस योग्यता व दक्षता के लोगों के द्वारा किसी कार्य विशेष को संपादित किया जाता है या किया जा सकता है, उस उच्चतम योग्यता व दक्षता के व्यक्ति को संबंधित कंपनी नियमित नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि वह कार्य अंशकालिक है। तो उस कार्य को संपादित कराने के लिए
उस क्षेत्र में योग्य व दक्ष व्यक्ति की सेवा ली जाती रही है और जो सेवा देता रहा अंशकालिक, उसे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के सिस्टम के तहत माना जाता था। बहुत ही सरल बात है। कालांतर में केपीओ और बीपीओ के नाम पर कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। तब हमने सोचा नहीं था कि ऐसी कुछ परिस्थिति आएगी। वो रजिस्टर्ड कंपनियां भी एक अच्छी चीज थी कि उनको भी अपनी स्थापना श्रम विभाग के सामने शो करनी पड़ती थी कि इतने लोग हमारे पास नियमित रूप से इस कार्य को करते हैं, जो अंशकालिक सेवा दूसरी कंपनियों को देते हैं, लेकिन वो कर्मचारी उन कंपनियों के पूर्णकालिक हैं, अर्थात वो अंशकालिक कार्यों का ठेका लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो पूर्णकालिक है, वो अंशकालिक नहीं है। कितने भविष्य के सुरक्षित होने की बात है। यही सिस्टम था। लेकिन अब एक और बात, पहले भी आउटसोर्सिंग से काम हो रहे थे, ठेके से काम लेना कहा जाता था आउटसोर्सिंग, बल्कि उसको ठेका कह सकते हैं। संविदा के बीच में जो संविदा, सरकारी विभागों में संविदा शिक्षक, संविदा कर्मचारी सब आ गए। ये बड़ा बकवास है, बड़ी बेवकूफी वाली बात है। जिस भी व्यक्ति ने संविदा कर्मचारी नाम दिया नियमित नेचर के कार्य के लिए, उस व्यक्ति ने युवाओं के शोषण करने का एक जरिया बना लिया था और युवाओं ने संभावनाओं को करीब न देखते हुए उस गलत सिस्टम को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन बात आती है फिर बीपीओ की। अंशकालिक कार्यों के लिए इस प्रकार की सेवा ली जा सकती थी, लेकिन पूर्णकालिक कार्यों एवं नियमित नेचर के कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग प्रणाली से काम नहीं लिया जा सकता और न लिया जाना चाहिए। इसके लिए यदि सरकार इस तरीके से नियमित नेचर के कार्यों को पूरा करवाने के लिए आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्ति कर रही है, तो सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं के अरमानों की हत्यारी है, क्योंकि उनके अरमान यहीं पर जाके खत्म हो जाते हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। केपीओ आदि किसके तहत रजिस्टर्ड कंपनियां हुई है, ये तो बड़ा जांच का विषय है, लेकिन कंसल्टेंसी कंपनी जॉब दिलाने वाली कहते हैं बकायदा रजिस्टर्ड है। ये कंपनी टेंडर निकलता है, जैसे विद्युत मंडल का टेंडर निकला कि इतने कर्मचारी चाहिए, तो वो उतने कर्मचारी के लिए टेंडर। केपीओ, वहां एक केपीओ पद होता है विद्युत मंडल में, सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा। ये केपीओ क्या है? पहले तो लोग केपीओ मतलब ऑफिसर समझते थे और उसी भ्रम में कई लड़कियों की शादी भी उनसे करवा देते थे कि केपीओ हैं। केपीओ कहने से ऐसा लगता था वो से ऑफिसर मानते थे लोग, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका फुल फॉर्म जब मैंने आज भी एक अधिकारी से पूछा तो उन्होंने बोला साहब की पंच ऑपरेटर होता है। तो मैंने बोला ये क्या पहले भी होते थे? बोले मेरे को 2015-16 के बाद में दिखाई दिए हैं। ये क्या है? तो बोले कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। तो मैंने बोला ये क्या नियमित कर्मचारी आपके? बिल्कुल नहीं, ये सब प्राइवेट हैं। मैंने उस अधिकारी से पूछा जो सब डिवीजन का प्रभारी है, आपके यहाँ कुल कितने कर्मचारी है? बोले साहब 40। नियमित कितने कर्मचारी है? बोले साहब 12 है, जिसमें 4 अभी रिटायर होने वाले हैं, 8 बचेंगे। अर्थात 28 कर्मचारी अभी उनके पास में आउटसोर्सिंग के हैं, जिनको 8,000, 10,000, 12,000 रुपए महीना मिलता है। और आउटसोर्सिंग वो जो कंसल्टेंसी कंपनी है वो 3 महीने के वेतन से लेकर 3 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक ले लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि बहुत सारे लड़कों की शादी का मामला अटक जाता है। उनकी शादी नहीं होती है कि भाई वो नौकरी नहीं कर रहा है, सरकारी में नौकरी चाहिए, तो वो सोचते हैं अगर विद्युत मंडल या भिन्न भिन्न विभागों में जहां पर आउटसोर्सिंग से नौकरी लगेगी तो उस विभाग में कार्यरत कर्मचारी बताते हुए उसकी शादी कर लेंगे। और दहेज प्रथा खत्म होने की बात जरूर कहते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से पर्दे के पीछे से अभी भी चालू है, तो उतना तो बटोर ही लेंगे। ये सिस्टम चल रहा है। इसके चलते ये लोग 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख जो भी महंगा दाम दे देते हैं और ये सोचते हैं एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है लड़के के लिए। लड़के लोग ही अधिकतर इसमें जा रहे हैं। अभी हाल ही में परसों मेरे को एक व्यक्ति मिला, उसने बोला साहब 6 लाख रुपए मैंने दिया हूं। एक इंदौर का व्यक्ति है, उसने 6 लाख रुपए लिया है
और मेरे भाई से भी लिया है, दोनों की पत्नी को नौकरी दे रहा है। 6 लाख रुपए। कहाँ नौकरी दे रहा है? तो बोले वो यम्स में बोला है नौकरी देने के लिए। यम्स में तो पक्की नौकरी होती है। हमने बोला कैसी पक्की नौकरी होगी भाई? आउटसोर्सिंग के, जिसको एम्स में बाहर के काम के लिए ठेका मिला होगा वो आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्ति देगा, वो भी साल भर के लिए, 1.5 साल 2 साल 3 साल, जो भी साल भर में तो टेंडर बदल जाता है। तो कैसी पक्की नौकरी होगी? बोले हमने तो पक्की नौकरी समझ करके 6 लाख रुपए दे दिया। अब वो व्यक्ति गायब है, अभी नहीं निकल रही, यानी उसका टेंडर नहीं हुआ जो करने वाला था। यदि टेंडर हो जाता तो वो व्यक्ति अपनी नौकरी जहां कर रहे हैं उसको छोड़ करके पत्नियों को नौकरी कराने के लिए वो लोग वहां पहुंच जाते। और लंबी चौड़ी बात, कितना मिलेगा? बोले 32,000। कब मिलेगा? ट्रेनिंग के बाद। अभी 16,000 मिलेगा, बाद में 32 मिलेगा। वो 16,000 रुपए में वहां चिपका देता और बाद में फरार हो जाता, फिर दिखता ही नहीं। और वो जिस कंपनी में लगते, अगर वो 16,000 रुपए महीना तय होता तो उसमें से काट पीट करके उनको 11,000 रुपए देता। मतलब जीवन पूरी तरीके से बर्बाद, कर्जदार हो गए, कहां भागे कहां नहीं। ऐसे हजारों माता पिता हैं जो बच्चों को आउटसोर्सिंग पद्धति से नौकरी दिलाने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं, ठगी के शिकार हो रहे हैं। और उस कंसल्टेंसी कंपनियों की शिकायतें थानों में पहुंच रही है, कलेक्टर के पास पहुंच रही है, वो चुपचाप मुस्कुराते हुए किनारे कर देते हैं। कारण ये कंसल्टेंसी कंपनियां और आउटसोर्सिंग कंपनियां ये पूर्ण रूपेण नेता, IAS अधिकारियों, इनके सब करीब में है और इन्हीं से संबंध बना के काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी एक प्रकार से मेन पावर सप्लायर कंपनी बन चुकी है। क्या काम कर रहे हो? बोले मेन पावर सप्लायर का। पहले होता था ट्रेनों में भर भर करके श्रमिक जाते थे, उनको ले जाने वालों को पकड़ धकड़ होती थी पुलिस से, क्योंकि पलायन के नाम पर ये कैसे ले जा रहे हैं ये चीज होती थी। अब तो कुछ भी नहीं है। अब धूम तरीके से प्राइवेट सेक्टर में तो 90% पद आउटसोर्सिंग से ही भरे जा रहे हैं। बहुत योग्य इंजीनियरिंग पढ़े हुए लोग 8-10 हजार रुपए महीने में काम कर रहे हैं। बहुत ही बुरे हालात हैं। ये तो किसी भी कीमत में सहन करने लायक नहीं। सरकारी विभागों में ही जब 70% पद आउटसोर्सिंग से भरे गए हैं, एक आदमी 8,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है और सरकारी वाला 60,000 रुपए महीने में नौकरी कर रहा है, और 60,000 रुपए वाला पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा भी नहीं किया है और 60,000 वाला पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा नहीं किया और 8,000 वाला इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हुआ है। कितना अंतर है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। घर परिवार तबाह हो रहे हैं, हर परिवार में तनाव बढ़ रहा है और ये लोग गुमराह किए जा रहे हैं। सरकार इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। आउटसोर्सिंग के ठेके निकल रहे हैं, मतलब कुल मिला के दलाली का सिस्टम, दलाली के सिस्टम पर सरकार चल रही है। इतने सारे पद खाली हैं। आप बोलेंगे एक विभाग में कितने पद खाली हैं? यहां पर भैया 1100 पद स्वीकृत है। कितने? अरे कहां, 840 पद तो खाली पड़े हैं। तो कितने? 200-250? हाँ, बस 260 के आसपास नियमित है। तो बाकी से काम कैसे चलता होगा? नहीं, उस ऑफिस में जाके पता लगाइए तो 1100 पद थे, 1180 काम कर रहे हैं। बड़ी दिक्कत। अब एक मंत्री ने अभी मुझसे चर्चा में कहा कि जो आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मचारी है उनको बाद में नौकरी निकलेगी तो उसमें 10% बोनस अंक देंगे। हमने बोले कैसे दे देंगे आप? न्यायालय में लोग जा रहे हैं। भाई इनकी नियुक्ति, यदि एक ठाकुर साहब को आउटसोर्सिंग का ठेका मिला तो वो पूरे ठाकुर साहब लोगों को ही भर देगा उसमें। यदि किसी आदिवासी को मिला तो आदिवासी भर देगा, यदि किसी ब्राह्मण को मिला तो ब्राह्मण भर देगा। मतलब यहां किसी एक जातिवाद की बात नहीं है। जिसको ठेका मिला उसने अपने ही समाज के लोगों को भर दिया। उसमें कोई नियम नहीं बनाए गए। आरक्षण की पद्धति का पूर्ण रूपेण पालन भी नहीं किया गया, कोई सरकारी नियमों का पालन नहीं। तो उसको आप नंबर कैसे दे देंगे? किस आधार पर देंगे? वो तो गलत तरीका ही है। तो ये बेहद दर्दनाक है। मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं जब मैं सोचता हूं। एक कंपनी अपने यहां नौकरी दे देती है, 3-4 साल तक आउटसोर्सिंग में चलाती है, बाद में कुछ समय तक वो प्रोजेक्ट के नाम पे उनको बोलती है, पहले ऑफ रोल बोलती है, अब ऑन रोल हो गए बोलती है। फिर ऑन रोल होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर उनको ऑफ रोल कर देती है, फिर आउटसोर्सिंग कंपनी में कर देती है। अरे ये क्या खेल हो रहा है भाई? श्रम कानून क्या है? उसको निलंबित करके रखे हुए हैं। धोखा। और तो और कंपनियों में ना कोई स्थापना कितनी होनी चाहिए ये देखने वाले हैं, और कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जा रहा है ये देखने वाले हैं। ऑन रोल ऑफ रोल का क्या सिस्टम है ये भी पता लगाने वाला कोई नहीं। कोई देखने को तैयार नहीं है। युवाओं की कोई आवाज सुनता नहीं है। वो डरे समय है, चलो आउटसोर्सिंग से ही कंपनी से नौकरी मिल जाए, किसी तरीके से मिल तो जाएगी,
हम नौकरी में हैं ये तो कहलाएंगे, घर में खाली बैठेंगे तो नहीं। इस परिस्थिति के चलते युवा चुपचाप है, कुछ बोलने को तैयार नहीं, मुखरित नहीं होते। और युवा जब शांत हैं तो कल ही एक प्रदेश शासन के एक मंत्री हैं बीजेपी के, वो मेरे को गुरुदेव कहते हैं और मैं भी उनको अपना शिष्य के रूप में मानता हूं, भले ही वो बीजेपी में हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध तो होते हैं, ये व्यक्तिगत लेवल के, पार्टीगत संबंध बिल्कुल नहीं है। और ना मैं कभी उनको पार्टीगत मुद्दों पे बात करता हूं उनसे ना, लेकिन उन्होंने एक बातों बातों में कहा, साहब किसी तरीके से आउटसोर्सिंग में नौकरी मिल रही है, लड़के खुश हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, आपकी आवाज भी जो है लोगों तक नहीं पहुंच रही है। मतलब लोग डरे सहमे हैं, परेशान हैं, और उनकी परेशानी का आप मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो युवा साथियों, ये सम्यक अभियान 2 मई 2022 से शुरू हुआ है और हम हर हालात में आउटसोर्सिंग प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा के रहेंगे। ये केपीओ भी जो होते हैं ये भी नहीं चलेंगे, ये कंसल्टेंसी कंपनियां इस तरीके की नहीं चलेगी, और आजकल जो चल रहा है ये कंसल्टेंसी कंपनियों के नाम से गोरख धंधा, ये भी नहीं चलेगा। और हम जानते हैं इसमें सारे मंत्री, मिनिस्टर, आईएएस अधिकारी इन्वॉल्व हैं। ये सब राज खुल जाएगा सामने, और हम उस राज को खोल के और किसी को सजा दिलाने के लिए ज्यादा हम लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई केवल युवाओं को सम्मानजनक प्लेसमेंट दिलाने की है, और वो तभी संभव है जब ये आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्ति की प्रक्रिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू हो जाए। तो इस दिशा में युवा साथियों मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलेंगे, आपके स्वर्णिम भविष्य की लड़ाई हम लड़ेंगे। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का स्वप्न हम सम्यक विकास नव क्रांति के नारे के साथ पूरा करेंगे। धन्यवाद।